जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं हूं फराह औरंगज़ेब। वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल जो है वो मौसम थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है ना, दिन ब दिन जो मौसम की जो क्या कहेंगे, मौसम अपने रंग बदल रहा है। रंग बदल रहा है। कभी सर्दी होती है, रात में आप अक्सर देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है और दिन के औकात में जो है वो गर्मी फील होने लगती है, स्पेशली दोपहर जो 1 से 2 के दरमियान का जो टाइम है। ऐसे ही है ना, तबीयतें खराब हो बिल्कुल ऐसा ही है। और खास तौर पे मैं अच्छा मुख्तार, ये भी है कि मौसम जैसे जैसे चेंज होगा तो नए नए वायरसेस और इन्फेक्शंस भी आने हैं। और अभी मैंने नोट किया कि आईज का कोई इन्फेक्शन चल रहा है। मुझे भी 2 दिन से तकरीबन आंखों में कुछ तकलीफ का एहसास हो रहा है, तो अपना जो है ना वो ख्याल रखें। बहुत जो है ना उस बीमारी का नाम होता है चश्मे आशू। यस, ये बड़ा गहरा नाम है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में हम इसको आई इन्फेक्शन कहते हैं। और अच्छा, ये फैलता भी है ना? फैलता भी है। दूसरा इसमें एक और मामला ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जी एहतियात करने के लिए लोगों को सनग्लासेस जरूर लगाने चाहिए ताकि किसी दूसरे को ना लग सके। और एक और चीज जो कि वो गर्मी और सर्दी के मौसम में जो गर्म सर्द हो जाता नहीं, उस वजह से उसी वजह से तो अभी जो मौसम है वो ऐसा है, दिन में आपको गर्मी महसूस होगी, रात में आपको सर्दी महसूस होगी, फिर सुबह से गर्मी शुरू हो जाएगी। अब वो ऐसे में हम मशरूबात का इंतखाब भी सही नहीं कर पा रहे हैं। हम जब सर्दी लगती है तो हम गर्म मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, फिर गर्मी लगती है तो ठंडे मशरूबात, तो वो ठंडा गर्म ऐसा ठंडा गर्म हो रहा है। और स्पेशली अब रमजान भी आ रहे हैं तो रोजा भी होगा जाहिर है, तो फिर वो जो चेंजिंग्स आएंगी ना मौसम के हवाले से, और फिर आप सारा दिन जो जाहिर रोजे से होंगे, पानी और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो चीजें और बढ़ेंगी और तबीयत में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब सेहत के हवाले से जब बात हो रही है तो हम पहली स्टोरी की जाने भी बढ़ेंगे। पहली स्टोरी भी हमारी सेहत के हवाले से है, लेकिन मैं चाहूंगा पहले मैं फराह से पूछूं, फराह कितना वॉक करती हैं? घंटों का हिसाब है या आप वॉक करने का जो आपके समझ लें कि वॉकिंग के स्टेप्स होते हैं, आप स्टेप्स को काउंट करती हैं या बस? अच्छा, मेरा तो ऐसे होता है कि रात में कभी ऐसे अगर टाइम मिल जाता है तो 30 to 35 मिनट्स की वॉक कर लेती हूँ। अब उसमें स्टेप्स कितने होते हैं, कितनी वो मैं काउंट नहीं कर पाती हूँ। जाहिर है तो कंटिन्यूअसली वो चल रहे होते हैं आपके स्टेप, या ऐसा है कि बीच में रुकती हैं? नहीं, वो कंटिन्यू, वो 35 मिनट जो है ना वो कंटिन्यू, जैसे कि अगर हम किसी ग्राउंड में हैं या किसी पार्क में, तो अच्छा बड़ा, आपको पता है कराची के पार्क्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपने 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर, तो उसमें ही आपके 20 मिनट्स हो जाते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े पार्क्स होते हैं। तो 35 मिनट डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम जो है ना खाना खाने से पहले या बाद में 30 to 35 मिनट्स आपने वॉक लाजमी करनी होती है। बड़े बड़े पार्क्स की बात कर रही हैं तो भाई अब हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। कल हमने उनसे बोला भी था कि जी जल्दी जल्दी अच्छे काम कराएं, तो अभी हम देख रहे हैं कि जी चिड़ियाघर के हवाले से भी बताया जा रहा है कि बड़ा अच्छा पार्क बना दिया गया। मैंने विजिट तो नहीं किया, लेकिन जो पिक्चर्स देखी है, सुना है हमने सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स और वीडियोस जो इस वक्त घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो उसमें ही हमने भी कुछ देखा है। सेहत की जो सरगर्मियां होती हैं या सेहत के हवाले से लोग चाहते हैं कि कॉन्शियस होते हैं कि जी उनको वॉक करनी है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज हम जब पार्क की हम बात कर ही रहे हैं तो चिड़ियाघर की बात हो रही है, तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जो वो ऐलान किया है कि जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, खास तौर पे जो ऑटिज्म चाइल्ड जिनको कहते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हो, तो उनके लिए जो है ना वो चिड़ियाघर और इस तरह के पार्क्स में मुफ्त दाखिले का ऐलान किया गया। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं अब वॉकिंग के हवाले से, तो बताया जा रहा है तहकीक से ही बात साबित आई है। कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए रोजाना 10,000 कदम चलना जरूरी है, मगर ये ख्याल दुरुस्त नहीं, दर हकीकत जरूरी नहीं है रोजाना 10,000 कदम चला जाए। इससे 50% कम चलने से भी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। अब वो काउंटडाउन जब शुरू हुआ था ना, जब जिस तरीके से हम कह रहे थे, मैंने आपसे कहा कि कितने स्टेप किए, उसकी वजह यही थी कि जी अब कहाँ कोई काउंट करता है। तो अब बताया जा रहा है कि यूरोपियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में शायद तहकीक में बताया गया कि रोजाना 4,000 कदम चलना ही अमराज कल्ब का खतरा कम करने से लंबी उम्र के हुसूल में मदद फराहम कर सकता है। मजीद इस तहकीक में बताया जा रहा है कि 2,26,000 से ज्यादा अफराद पर होने वाली 17 तहकीकी रिपोर्ट के डाटा का तज्जिया किया गया। इन तहकीकी रिपोर्ट में देखा गया कि रोजाना के कदमों की तादाद और अमराज कल्ब से मुतासर होने समेत किसी भी वजह से मौत के खतरे में क्या ताल्लुक मौजूद है। तहकीक में ये जानने की कोशिश भी की गई कि खास करके अच्छी सेहत के लिए कितने हजार कदम चलना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वजह से मौत का खतरा कम करने के लिए आप रोजाना 4,000 कदम चलना काफी होगा। अगर आप रोजाना 4,000 कदम चलते हैं तो किसी भी वजह से मौत का जो खतरा नुमाया हद तक वो घट जाता है। और इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि अमराज कल्ब से मुतासर होने का खतरा तो महज 2,300 कदम रोजाना चलने से कम होने लगता है।
इसका मतलब है कि आप 4000 अगर आप नहीं चल सकते तो 2300-2500 कदम भी चलेंगे तो उससे आपके जो दिल के जो अमराज हैं या इस तरह की जो भी बीमारियां होती। अच्छा, वैसे बताया जाता है कि वॉक करने से ना बहुत सी चीजों में आपको ना कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि आप वॉक करें तो कंटिन्यूसली वॉक होनी चाहिए। वॉक का मतलब वॉक, अब कुछ लोग होते हैं चहलकदमी करना, वो एक अलग चीज है। आप चलते जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक भी गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें होता है कंटिन्यूटी के अंदर अगर आप वॉक करेंगे आपका अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल स्ट्रांग भी होगा, बल्कि साथ साथ घटना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यही है कि जब आप चलते हैं तो आपको पसीना ज़ाहिर आएगा। अब आपको जब डिहाइड्रेशन होगी, पसीना आपका ज्यादा निकलेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम हो रहा होगा, इस तरह आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। अच्छा है ना, ये तो अच्छी क्योंकि मोटापा कहते हैं ना वो 1000 बीमारियों की जड़ है। तो इसी तरह से जब आप रेसिपी लाई है, आप कुछ बताएंगे कि कोई ऐसा टोटका जो कि लोग, मैं तो जब से हमने मेट्रोलाइट शुरू किया है मैं तब से कुछ ना कुछ टोटके बता ही रही हूँ, और स्पेशली मैं फर्स्ट डे से बता रही हूँ कि मैं रोजाना नाश्ते से पहले निहार मुंह चिया सीड्स पीती हूँ। आपको भी मैंने पहले बताया था। और अब रमजान में, अब तो रमजानों में अब आपको पता है ज़ाहिर है हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो हम चिया सीड्स और तुख मलंगा कहते हैं ना, तुख मलंगा बेसिल सीड्स होते हैं जिनको, वो आप अपने पानी के इस्तेमाल, इवन हमारी गर्मियों में जैसे हमारे कराची में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है तो आप नॉर्मल अगर पानी पीते तो उसमें भी आप अपना तुख मलंगा डाल के रखें और वो पानी पिए। उससे जो है ना वो डिहाइड्रेशन के जो इजाफा जो हो जाता है ना, पानी की कमी हो जाती है जिसम में, तो वो बेहतर होने लगता है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने मिसाल के तौर पर रोजाना अगर 1000 कदम चलने से किसी भी वजह से मौत का खतरा मजीद 15% तक घट जाएगा, जबकि इजाफी 500 कदम चलने से अमराज कल्ब का खतरा जो है वो 7% तक से भी कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साल से जायद उम्र के जो लोग हैं 10 से 6000 कदम रोजाना चलने से 60% ज्यादा फायदा होता है, जबकि 60 साल से कम उम्र अफराद को ज्यादा से ज्यादा फवायद के लिए 7 से 13000 कदम चलने चाहिए। क्या बात है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। 60 साल की उम्र के जो हजरात है वो यही वाली बात है, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। अगर इतनी कैपेसिटी उनकी नहीं होगी तो फिर बहुत सारे मामलात ऐसे हम देख रहे होते हैं कि उसको अगर देखें तो वहां पे 6 से जो 10 साल बताया जा रहा है कि 6 से 10,000 कदम ना आप चल सकते हैं, लेकिन वो 60 साल की उम्र के हवाले से बताया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि 60 साल के लोग इतना चलते फिरते हम तो ये देखते हैं कि जी 50 साल की उम्र के बाद लोग जो है ना वो बिस्तर पे पड़ जाते हैं या उनको बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हैबिचुअल होना चाहिए शुरू से ही। 18 साल से ही हमारे यहाँ खास तौर पर जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो वो कहते हैं आप क्या इस उम्र में चलना फिरना, तो इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए आपको डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं कि आपकी अगर एज बढ़ रही है तो आप शाम में थोड़ी देर वॉक कर लें, या मेरा ख्याल है डॉक्टर्स पान खाने का भी मशवरा देते हैं कुछ बड़ी उम्र के लोगों को। मैंने ऐसा सुना है कि पान खाना चाहिए उससे। अब मुझे नहीं पता वो क्या किस चीज के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने सुना है। अब अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। देखें, एक तो अच्छी चीज है कि पान वैसे तो खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पान एक वो रिवायती है हमारा, तो आपको पता है कि जी रिवायत है पुरानी, तो इसलिए पान चले खा लें। अच्छा, चबाने से फायदा ये होता है आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। हम अक्सर देखते हैं कि जी ऐसे खामोश बैठे रहे तो आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा। आप एक च्युइंगम चबाना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वही वाली बात है कि वो च्युइंगम या कोई चीज तो नहीं चबा सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर पान थोड़ा सा खाएंगे तो जायका उनका रहेगा कि हाँ भाई जायका आ रहा है। अच्छा, बात अगर हम कर रहे हैं ना चलने फिरने के हवाले से और खाने पीने के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से, तो इसी हवाले से जो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी वो भी कुछ इससे मिलती जुलती है, और वो ये है कि दही का इस्तेमाल जो है ना, आप खाते हैं दही? दही मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, जबकि दही का वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लस्सी और उसके अलावा दही जो है ना आप वैसे भी रोजाना अपने इस्तेमाल के लिए अगर आप रखेंगे ना तो दही तो वैसे भी ठंडा होता है। अब आप जिस तरह अपने बालों पे यूं स्टाइल दे रही है ना, उससे अंदाजा हो रहा है मुझे कि आप रोजाना दही लगा रही है, क्योंकि कल भी हमने बात की थी तो आप कह रही थी कि दही का इस्तेमाल हम जो है वो अंडा डाल दें, अंडे में दही डालें, और क्योंकि अब कुदरती अज्जा जो है उसमें अल्लाह ताला ने इतने फवाइद रखे हैं कि आप उनको खाएंगे तो भी आपको फायदा, आप उनको लगाएंगे तो भी आपको फायदा है, क्योंकि कोई नुकसान तो है नहीं। अच्छा, आपको पता है एक टिप मैं भी दूंगा, इसमें मुझे बताया था स्किन केयर के हवाले से टिप है, वो ये है कि अगर आप दही में मैदा नहीं होता, वो क्या होता है जिससे पकोड़े बनते हैं, यस, तो वो जो बेसन अगर आप थोड़ा सा उसमें डालेंगे और उसको मैश करके क्रीमी स्टाइल का बना के अपने फेस पे अप्लाई कर लें और कुछ देर बाद अपना चेहरा धो लें, तो आपको ऐसा लगेगा आपने नया फेशियल। ऐसा ही है, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है उससे। बेसन का इस्तेमाल करते हैं ना फेस पे, दूध दही इन चीजों से, ऐसा ही है। अच्छा जी, दही के
हवाले से बताया जा रहा है कि दही का इस्तेमाल बेशतर अफराद तो करते हैं और अक्सर रोजाना ही इसे खाते हैं। दही में ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो मैदे की सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। अच्छा, इसलिए हम देखते हैं कि जी रमजान अब आ रहे हैं, हर घर में दही जम रहा होता है। हम ये देख रहे होते हैं कि हर घर में जो है वो दही से कुछ ना कुछ दही की फुल्कियां बन रही होंगी, या सहरी में लोग जो है वो दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पराठे के साथ दही खा रहे होते हैं। लेकिन एक चीज से मुझे बड़ा गुस्सा आता है, वो ये आता है अब जब ये दही ज्यादा बिकने लगेगा इसके प्राइस महंगा हो जाएगा। सही तो रमजान में दूध और दही वैसे ही बहुत महंगा। आपको पता है कराची में दूध और दही की जो कीमत है ना वो अक्सर और बेशतर बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, बढ़ती रहती है। और आपको पता है असली वाला दूध भी नहीं मिलता, ना ही हमारे पास कोई चीज असली नहीं है, हम सब मिलावटी खाते हैं, कुछ असली नहीं है। उसके भी प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं। या तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा कर लें कि जो असली चीजें उसकी कीमतें भले बढ़ा दें, लेकिन वो असली और नकली तो हो ना, पहचान तो हो कि जी ये असली है, ये ऑर्गेनिक है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि इससे कैल्शियम और प्रोटीन भी जिस्म को मिलते हैं, जबकि वो मैदे में मौजूद बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स फराहम करता है, जिससे सेहत भी अच्छी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा होता है। इसे रोजाना खाने से बहुत से फवाइद होते हैं। अब फवाइद आप बताएं कौन कौन से फवाइद? फवाइद इससे ये होते हैं कि आपका निज़ाम हज़म जो है ना वो बेहतर होता है। उसके अलावा दही जो है वो निज़ाम हज़म के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स मैदे में मौजूद सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा में मदद फराहम करते हैं। उसके अलावा हड्डियों को सेहतमंद फ़ायदा होता है। हड्डियाँ दूध में और दही में तो वैसे ही आपको पता है कैल्शियम होता है, और दांतों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती और हड्डियों के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई ब्लड प्रेशर का अब देखिए एक ही चीज़ ने आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए जो ना फ़ायदे में आप हैं। दही खाएं, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हड्डियों के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, उसके साथ निज़ाम हज़म आपका अच्छा। ब्लड प्रेशर को कम करना रखना आसान है, वो इस तरह से कि दही को रोज़ाना खाने से दिल की सेहत पर असर होता है, और क्योंकि ब्लड प्रेशर की सतह में जो है ना वो कमी आ जाती है। दही में विटामिन बी जैसे और विटामिन बी और 2 मौजूद होते हैं जो कि अमराज़े कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, जबकि वरम में भी जो है ना कमी आती है इससे। हाँ, B12 है इसमें, B2 है, ये दोनों ऐसे हैं। B12 और B2 मौजूद होते हैं जी। अच्छा, एक और चीज अच्छी है इसमें, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है क्योंकि इसमें चिकनाई भी होती है। तो कोशिश करें या तो जब आप दही इस्तेमाल करने के लिए अगर बाजार से भी ले रहे हैं तो उनसे कहें कि वो मलाई ऊपर से हटा दें ताकि आपको दही अलग से मिल जाए। और मलाई के बगैर क्या मजा आएगा दही का, है ना? वो तो रमजानों में जारी अच्छी लग रही होती है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है, इसमें एक होता है दही का पानी। दही तो आप इस्तेमाल करें तो इसका पानी भी बड़ा मुफीद होता है, और ये पानी पीने से आपका निज़ाम हाजमा भी अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ साथ स्किन ग्लो करने के लिए भी हमने सुना है। अच्छा, आपने सुना दही की छाछ कितनी अच्छी होती है सेहत के लिए, गर्मियों में जो स्पेशली बहुत अच्छी, जो थोड़ी नमकीन होती है ना जिसमें थोड़ा सा नमक मिला हुआ होता है। आपने ट्राई की है कभी छाछ? बिल्कुल ऐसा ही है, जो पानी सा होता है उसमें हल्का सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी पतली लस्सी की निस्बत जो है ना वो थोड़ी पतली सी होती है पानी की तरह, वो भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। हमने अक्सर देखा है कि पुरानी अगर हम बात करें तो पुराने जमाने में ना वो अक्सर, अभी भी हम तो अगर थोड़ा सा गांव वाले एरिया में जाए ना तो ठेले पे एक मटका होता है, उस लाल मटके के अंदर जो है वो पानी बाकायदा तौर पे रखा हुआ होता है। तो ये बड़ा ठंडा भी होता है वो, और गर्मी के मौसम में बड़ा मुफीद है वो, तो इसका इस्तेमाल भाई ज्यादा जरूरी है, सेहत के लिए अच्छा है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जो है वो क्या है भाई, वो है मेरे ख्याल से फोटोग्राफी के बारे में। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी कुछ इस तरह से है कि फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद कर दी है सिंध हुकूमत की जानिब से। सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में तस्वीरें खींचने पर जो है ना पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा कॉलेज एजुकेशन की जानिब से सरकारी गर्ल्स कॉलेज में फोटोग्राफी पर पाबंदी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस ने कहा कि तलबात और खवातीन असतज़ा की फोटोग्राफी का सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल किया गया, जिसकी बाकायदा शिकायत महकमा कॉलेज एजुकेशन को मौसूल हुई है। लेकिन बहुत से सवालात जन्म लेते हैं यहाँ पे। एक जानिब ठीक है, हमने भी देखा कि अक्सर जो खवातीन फोटोग्राफी अगर करती हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करती हैं तो उसका एक फ़ायदा हमें ये नज़र आया है कि अगर उनके साथ कोई अल्लाह ना करे कोई हरसानी का वाक़या हो जाता है तो एटलीस्ट वो अपने मोबाइल में सेव कर सकती हैं। तो एक जगह पे जहाँ हम ये देख रहे हैं कि जी नुकसानात बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ फ़ायदे भी बहुत से हैं कि खवातीन प्रोटेक्टिव हैं अगर उनको इस तरह के सेलफोन या गैजेट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी इंटेंशंस दुरुस्त होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने गुज़िश्ता तकरीबन 2 महीने पहले एक वाक़या देखा था, NIT यूनिवर्सिटी के सामने एक शख्स बदअखलाकी हरकत में पाया गया था, मुर्तकब था, और वो जो कॉलेज की लड़की थी वो सेलफोन से उसने वीडियो बना ली थी, जिसके बाद फिर
का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जाहिर उस मुजरिम का, और उसने फिर माफी तलाफी भी हमने ये भी देखा कि कराची, हैदराबाद से कराची जो डाइवो सर्विस चलती है वहाँ पर भी ऐसा ही एक खातून के साथ इस तरह का एक वाकया पेश आया, जहाँ एक जो आगे की सीट पर एक मर्द हजरात बैठे हुए थे और वो खातून पीछे बैठी हुई थी, तो वो जो है पूरे रास्ते उन खातून को हिरासा करते रहे, जिसके बाद उन्होंने बहुत ही, उस लड़की ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया। और जब आपको पता है जैसे चेक पोस्ट आती हैं बीच में, जब किसी चेकिंग के लिए जब रेंजर्स वगैरह या हमारे जो पाक फौज के जवान वहाँ वो सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं, तो उस लड़की ने उन्हें ऊपर बुलाया और उनसे बाकायदा शिकायत की, और उसकी बाकायदा उसने पूरी वीडियो बनाई कि ये पूरे रास्ते मुझे हिरासा करता हुआ आ रहा था। जहाँ बहुत सारे हम देख रहे हैं कि जी बेनिफिट हैं, वहीं पर नुकसानात भी हैं। अब सरकारी स्कूल या कॉलेजेस की जो हम बात कर रहे हैं कि सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ इस चीज को जो है वो नाफिज किया जा रहा है, मेरे ख्याल से फिर या तो सब जगह हो जाना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ताकि फिर वो इक्वालिटी रहे ना तमाम एजुकेशन सेक्टर्स में। तो इस चीज पे थोड़ा सा मुझे लगता है नजरअंदाज नहीं करना। पहले हमने जैसे अपनी स्टोरीज में भी शामिल किया था कि दुबई में और दूसरे जो ममालिक है वहाँ पर इस तरह की चीज़ों पे बहुत नए नए कानून जो है ना वो नाफिज किए जा रहे हैं, जो कि बच्चों की जहनी सेहत और इस तरह की सरगर्मियों के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जैनजीज इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि वो हर चीज का जो है ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि जी किस तरह अपने पास प्रूफ्स रखने हैं किसी भी चीज के। और वैसे भी खवातीन को चाहिए कि इतनी तो एटलीस्ट अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके ना इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने लिए, अपनी समझने के हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे जो है वो प्रूफ्स अपने पास रखें, ताकि कल को कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सके, बल्कि आप एटलीस्ट कंप्लेन करने के हक में हो ना, कि आप कंप्लेन कर सकें। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास, और अब भी हम अगर बात करें जिस तरीके से हमने कहा कि जी बहुत सारे वायरसेस जो है वो जन्म ले रहे हैं, ऐसे ही एक और वायरस की अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की, जो कि गुज़िश्ता 2 साल से मंकी पॉक्स के वायरसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बताया जा रहा था कि जानवरों से ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो जन्म लिया है, और ये वायरस अब हम देखते हैं कि जी अफगानिस्तान से होता हुआ फिर इसके साथ साथ चाइना, और फिर चाइना के साथ साथ पाकिस्तान में दाखिल हुआ। स्क्रीनिंग्स वगैरह सब हो रही हैं रोजाना की बुनियाद पर। बताया जा रहा है कि मंकी पॉक्स और HIV से मुतासरा एक और मरीज जाँ भाग होगी, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जी तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मुतासरीन की। जाँ भाग तो एक हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मुतासर बहुत से लोग हुए हुए हैं। HIV के हवाले से बात करें तो बहुत से दीगर ऐसे हम देखते हैं अनासर हैं कि जिनको फोकस करना चाहिए, जिन पे काम करने की अशद ज़रूरत है। बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पे हम देख रहे हैं कि जी वैक्सीन वगैरह के जो मामलात हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे में बताया जा रहा है हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद का रिहायशी है 53 साला मरीज इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में दाखिल था, जिसका इंतकाल हफ्ते के रोज दौरान इलाज हुआ है। हुकाम ने बताया कि मरीज एक एमपॉक्स और HIV के साथ हेपेटाइटिस B और C के से भी मुतासिर हुआ था। हुकाम ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में अब तक एमपॉक्स के 2 मरीज जाँ भाग हो चुके हैं। एमपॉक्स से पाकिस्तान में पहली हलाकत दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद में हुई थी। ओके, अच्छा, इसके अलावा यहाँ हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी है कि जबकि उन मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, इससे इस मर्ज मकामी तौर पर जो है ना वो मतलब आसपास में सराउंडिंग में ही जो है लोगों से लगा होगा, और उसमें पाकिस्तान में एमपॉक्स फैलने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में एमपॉक्स के 53 केसेस सामने आए थे, तो ये तो बहुत ही जो है ना तशवीशनाक बात है। अच्छा, ऐसे में ना हमें रेगुलर बेसिस पे हम लोग ये बता भी रहे होते हैं अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए। HIV का चेकअप हो गया, या आप इसके साथ साथ किसी को कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, आप दूसरी किसी भी बीमारी के लिए ना अपना एक तो लाजमी कोई ना कोई फिजिशियन रखें, जो कि रूटीन चेकअप आप अपना रखें। आप हर महीने में अपना, बिल्कुल एग्जैक्टली, खवातीन के लिए भी यही कहा जाता है कि आप रूटीन चेकअप अपना रखें। हर महीने आप अपनी ज़ाहिर खवातीन लेडी डॉक्टर से और मर्द हजरात जो है वो मेल डॉक्टर से अपना चेकअप लाजमी कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। एग्जैक्टली, उम्र के साथ साथ भी वो बढ़ती रहती हैं, तो हमें लाजमी अपना रूटीन चेकअप ना एक साइकिल बना लेनी चाहिए कि हर महीने हमने अपना एक रूटीन चेकअप लाजमी कराना है। पता है एक और मिथ है हमारे यहाँ, वो मिथ ये है कि डॉक्टर से इलाज की अगर बात आती है ना तो वहाँ फैमिलीज या जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ने तो 100 बीमारियां बता देंगे और वो जो है वो इलाज के लिए आपको दवाएं बता देंगे। भाई ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर होगी कोई बीमारी, आपके टेस्ट अगर पॉजिटिव नहीं आएंगे तो डेफिनेटली फिर इलाज की तो आपको जरूरत होगी। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साझे, तो जो
डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही बेहतर तरीके से कर सकता है। आपको छोटी मोटी तकलीफ है, आपने कोई टोटका कर लिया, कोई मेडिकल से खुद ही दवा लेके खा ली, तो ऐसा ना करें, बराए मेहरबानी आप किसी अच्छे फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर का काम वही है, बेहतर वही कर सकता है जो उसका काम एग्जैक्टली। अब लेकिन हमारे आपको पता है जैसे ये मौसमी बुखार भी चलना शुरू हो गया ना, इसी तरीके से वायरसेस शुरू हो गए। अब क्या होगा, आपके बराबर वाले घर में अगर कोई बच्चा इसी तरह बीमार है या वायरस का शिकार है, वो डॉक्टर के पास से कोई दवा लेकर आ गए, और आपको पता है कि वो होता ही है कि जिसकी बराबर वाली जो पड़ोसन वो कहती है अच्छा आपके बच्चे को बुखार हुआ तो मैंने ये दवा खिलाई, बहुत अच्छा हो गया, आप भी ये खिला दें, सही हो जाएगा। मतलब प्रिस्क्रिप्शन का तो हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है। और हमारे माशाल्लाह जो दुकानदार हजरात हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनका भी ये है कि उनको जाके बोल दे यार अच्छा, वो समझते हैं दवाइयां बेच बेच के वो खुद भी डॉक्टर बन गए। हाँ, तो आप उनको जाके ना बस आप बोले यार ये वाली दवा दे दें, वो कभी आपसे नहीं बोलेंगे यार प्रिस्क्रिप्शन तो दो, वो बोलेंगे अच्छा यार ऐसा हो गया आपके साथ, चले यार ये वाली दवा खाने इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो मतलब ये वो वाली बातें हैं या वो वाले काम हैं जो कि नहीं करने चाहिए, अखलाकियात के भी खिलाफ, और उसके साथ साथ बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है। तो भाई इन तमाम चीजों से बचें और कोशिश करें कि सेहतमंद जिंदगी गुजारें। तो मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक पे चले जाते हैं, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइफ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइफ में। जी बिल्कुल, हम बातचीत कर रहे थे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से और मौसम के चेंजिंग के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। साथ ही साथ नए नए वायरसेस जो हैं वो आजकल देखने में आ रहे हैं, तो आप अपनी केयर करें और अपना ख्याल रखें। और वही बात दोबारा से मैं कहूँगी कि अपना रूटीन चेकअप जो है ना वो लाजमी करवाएं। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारे पास बहुत अच्छी है और वो ये है कि नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने एक और पुरवकार एजाज जो है वो अपने नाम कर लिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेडी मार्गरेट हॉल में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर आवेजा कर दी गई है। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी हवाले से GNU गुफ्तगू करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा कि तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और उनके साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। क्या बात है। और बिल्कुल इसी तरीके से रिसोर्सेज हम देखते हैं कि जी वाज़ेह तौर पे मुख्तलिफ मीडियम्स हैं हमारे पास जिनके तवज्जुह से खबरें जो है वो आ रही होती हैं, तो ऐसे में उनको भी क्रेडिट जाता है कि भाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो हम तक भी न्यूज़ पहुंचा रहे होते हैं और हम आप लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और उनके साथ मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। मलाला ने कहा कि तालिबान अपने मुल्क के आधे हिस्से को दबा रहे हैं, वो लड़कियों और खवातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आए और मुस्लिम ममालिक की भी जिम्मेदारी है कि वो तालिबान की गैर इस्लामी इक़दामात की मजम्मत करें। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान अपने दीन को समझें, इल्म हासिल करना दीन का हिस्सा है और अब वो किसी भी बच्ची को दीन के नाम पर तालीम से महरूम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के हवाले से बहुत ही खतरनाक वक्त है। तालिबान लड़कियों से तालीम का बुनियादी हक छीन रहे हैं और लड़कियां वहां स्कूल नहीं जा सकती और इसके लिए वो इक़दाम करने की कोशिश कर रही हैं। मलाला यूसुफजई की हम बात करें, उनकी अपनी एक फाउंडेशन भी है जिसमें हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे वो फंड्स भी वहाँ आते हैं जो कि वो पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज कर रही होती हैं, बल्कि वो हुकूक के ऊपर बात कर रही होती हैं, हुकूक के लिए काम कर रही हैं। तो मलाला यूसुफजई का डेफिनेटली हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा किरदार रहा। अगर हम आज से 12-13 साल पहले की बात करें तो हम ये देखते हैं मलाला यूसुफजई के ऊपर जिस तरीके से हादसा एक रोनुमा हुआ, जिसमें हमने देखा कि जिस तरीके से वो अपने आप को बचा पाई, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से मूव हो गई और वो पाकिस्तान के लिए अब भी काम कर रही है। तो ये बड़ी एजाज की बात है पाकिस्तानियों के लिए भी। ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियों के बाद कहते हैं ना कि कुछ हासिल किया जाता है, तो ऐसे ही मलाला ने भी बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जिसके बाद वो अगर आज वो कुछ सामने आई है तो वो सारा क्रेडिट जो है ना वो उनकी कुर्बानियों को जाता है। और वही बात है कि तालीम जो है ना, तालीम हासिल करना हमारे दीन का हिस्सा है और हमारे हुजूर की सुन्नत भी रही है कि आप तालीम हासिल करें चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। एक और भी है, वहाँ वो कहते हैं कि जी तालीम हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो अब ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन करना कि जी ये मर्द ही तालीम हासिल करें, खवातीन ना करें या खवातीन चार दीवारी में रहें, तो ये तमाम पाबंदियां जो है खत्म होनी चाहिए। अब हम देखते हैं जदीद दौर आ गया, सब बहुत आगे बढ़ गए।
ऐसे में अफगानिस्तान के हवाले से जो बताया जा रहा है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी खास करके कि अफगानिस्तान को जो है ना उन्होंने टारगेट किया है। हाँ। अब इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के सिर्फ अफगानिस्तान को टारगेट करना, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि टारगेट किया जा रहा है, बल्कि सच्चाई बताई जा रही है, जो जैसा हो रहा है वैसा बताया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि इसको पोर्ट्रेट करने का अंदाज लोगों का बड़ा मुख्तलिफ रहा। कुछ लोग कहते हैं जी अफगानिस्तान को हमेशा इन तमाम चीजों पर टारगेट किया जाता है, वहां ये एक्चुअली चीजें हो रही हैं। जब ऐसी चीजें हो रही हैं तो उसके ऊपर आवाज तो बनती है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज है मलाला यूसुफजई की, जो कि हम देखते हैं कि जी दुनिया भर में हर प्लेटफॉर्म पे वो हम देखते हैं कि जी सामने नजर आ रही होती है। तो ये सारे मामलात हैं जो हम देख रहे हैं, और ऐसे में अब हम नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टोरी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जी अब बुखार जो है ना वो रमजानों का तो है, लेकिन रमजानों के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो है बुखार चढ़ा हुआ है भी हमें आजकल, क्योंकि एक साथ ना दो हमारे पास दो इवेंट्स आ रहे हैं। हाँ। एक तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और दूसरी जानिब हमारे पास PSL आ रहा है, लेकिन अभी हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मुज़ाकरात के नतीजे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा स्पेस देता रहा, और इस बार भी पाकिस्तान ने खैर सगाली का मुजाहरा किया कि ठीक है सियासी मैदान अपनी जगह हैं, लेकिन खेलों के मैदानों को आबाद करना हम सब की जिम्मेदारी है। और ऐसा ही बड़ा खूबसूरत सा डिसीजन है जो लिया गया। गुज़िश्ता 2 रोज से हम आपको बता रहे थे कि कुछ डिसीजन आने वाले हैं, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा, ये तमाम मामलात मंजर आम पर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने इत्मीनान का इजहार कर दिया है। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि ICC के नुमाइंदों के मुज़ाकरात के नतीजे में खुश हूं कि क्रिकेट की अहमियत को तरजीह दी गई, बाहमी रजामंदी से फैसला हुआ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात को ICC के चेयरमैन ने सुपरवाइज किया। ICC के नुमाइंदे PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के लिए लाहौर गए और मसला भी हल हो गया। अब इसके साथ साथ ICC के जो नायब सदर है उनका कहना है कि मसले के हल के लिए ICC ने इक़दाम किए, क्रिकेट फिर सामने आई। जहां तक ICC का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पूरी दुनिया में खेलने वाले और देखने वाले शायकीन के लिए, जो कि क्रिकेट को परवान चढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ राजीव शुक्ला ने मजीद कहा कि ICC का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए, और अब 15 फरवरी को मैच का इनेकाद होना एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान खेलेगा और ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। ये सबके लिए 1-1 पोजीशन है, मैच होगा, वर्ल्ड कप एक कामयाब इवेंट होगा। तो भाई आप भी जाएंगे मैच देखने के लिए? कोशिश करेंगे कि हम जा पाए, अगर मेट्रो लाइट छुट्टी मिल जाए, अगर मेट्रो लाइट और मेट्रो वन यूज। लेकिन अगर हमने छुट्टी कर ली तो फिर हम कैसे अपडेट देंगे यहाँ पर? यही बात है। और इस दफा 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है ना पाकिस्तान और भारत का, तो वो कोलंबो में हो रहा है, आपको पता है, तो हम कोलंबो कैसे जाएंगे फिर? ये बात भी सही है, लेकिन यह है कि एक अच्छी चीज ये है कि जहां पे मैचेस हो रहे हैं वहां पे आपने देखा कि कितने ज्यादा इकोनॉमिकली चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। जब पाकिस्तान में इस तरह के मैचेस होते हैं तो हमने देखा कि पाकिस्तान में लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये कोलालमपुर में हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जी वहां पे भी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से विजिट के वीजे पे वहां जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टोरी भी कुछ इसी हवाले से हमारे हमारे पास वो ये कि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से ICC के $174 मिलियन जो हैं वो बच गए हैं, जो कि उनको नुकसान होने वाला था, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम नुकसान से बचा लेते हैं। और मजीद ये बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक नुकसान का तखमीना ब्रॉडकास्टर्स गेट मनी में दीगर स्पॉन्सरशिप की मद में लगाया गया है। पाक भारत मैच की बहाली के फैसले के फौरी बाद मुंबई और कोलंबो की एयर टिकट में भी इजाफा देखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई और कोलंबो के टिकट में इब्तिदाई तौर पर 10 से 60 हजार रुपए तक का इजाफा हुआ, और पाक भारत मैच की वजह से कोलंबो में होटल इंडस्ट्री ने भी खुशी का इजहार किया है। इससे कबल पाकिस्तान की जानिब से मैच के बायकॉट के बाद होटल की बुकिंग मनसूख करने के लिए राब्ते किए गए, जबकि कई क्रिकेट शायकीन पाक भारत मैच के टिकटों की रीफंडिंग की पॉलिसी के हवाले से भी मालूमात हासिल कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो जारी एलामिये में कहा गया है वो ये कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के साथ मैच तो खेलेगा, कौमी टीम को 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलने का कह दिया गया है। जबकि याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का
ऐलान भी किया था, मगर अब वही वाली बात है कि खुश असलूबी के साथ हंसी खुशी जो ये मामलात हैं ये हल पजीर हो गए हैं, हल तलब मामला था। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ जगहों पे ना एग्रेशन आ जाती है, कुछ जगहों पे हम जज्बात आ जाते हैं, कुछ जगह पे एहसास, कुछ जगहों पे जो है ना हम ये देखते हैं कि जी वो सियासी तौर पे जो लफ्जी गोलाबारी होती है वो भी इंसान को डिच कर दी, वो कहते हैं ट्रिगर कर जाती है। और ऐसी सूरत हाल में देखा कि जी जो मामलात सामने आ रहे थे भारतीय मीडिया के हवाले से, फिर जो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में ये मामला अच्छा मैंने देखा भारतीय मीडिया जो है ना वो थोड़ा सा तैश का शिकार रहती है, हर वक्त उनका जो दिल चाहता है वो लिखते रहते हैं। अभी हम ये भी हमने सुना कि वो इस बात पे भी बहुत भारतीय मीडिया ने नाराजगी का इजहार किया कि पाकिस्तान हमसे कमजोर मुल्क है लेकिन फिर भी हमने जो है ना उनकी शराइत जो रखी उसने वो हमने मान ली। इस बात पर भी भारतीय मीडिया ने बहुत वावेला मचाया और इससे कबल टीआरपी नहीं मिलती उनकी मीडिया को ना, तो बस वो फिर उसके लिए अपनी आवाम को खुश करने के लिए पता है क्या करते हैं, वो ये वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान कमजोर है। अगर पाकिस्तान कमजोर है तो फिर जो जहाज आपके उड़ते हुए जा रहे थे वो गिराए किसने? वो हमने गिराए हैं। तो वो कमजोरी का बेचारे अब कुछ कर नहीं सकते, तो अपनी आवाम के सामने रोना धोना भी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान के आगे एक ऐसा लफ्ज लगाते थे ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए, तो खुश हो जाए। लेकिन हकीकी तौर पे अगर देखें तो हमारे पाक फौज के जवान है ना वो आपको देख रहे हैं, बल्कि आप ही की तरफ जो है ना हमारी सारी तोपें हैं, और जब भी कभी कोई अभी भी जो है ना वो भारत की तरफ बिल्कुल है। अगर आप बुरी निगाह से देखेंगे तो आपको वैसे ही जवाब मिलेगा। अब आप इंसानों की तरह आए, आप आके टेबल टॉक करने लगे, हमने कहा ठीक है जी चलो कोई बात नहीं, आपने टेबल टॉक किए, आप बैठे मुज़ाकरात करें और अच्छे तरीके से खुश असलूबी से मामला हल हुए। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी इस फैसले पे कुछ कहा है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट देंगे आप? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। और वो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान टीम के भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले को साबिक कौमी जो कप्तान हमारे हैं शाहिद आफरीदी ने खुश आइंद करार दिया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मैच में शिरकत का फैसला करके T20 वर्ल्ड कप के वकार को महफूज किया। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने अपने फैसले से खेल के आलमी इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया, जिससे क्रिकेट की जो स्पिरिट है वो बरकरार रही है। क्या बात है। और हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा होगा कोलंबो में हो, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इसका मतलब 15 फरवरी को बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाएंगी, ऐसे ही है। और स्क्रीन्स पे जो है ना वो मैच हो रहा होगा, और हम ये भी देखेंगे जी स्क्रीन्स के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर लोग जब बैठे हुए होंगे और पाक भारत का जो मैच देख रहे होंगे, उसमें हमने देखा है कि जी पाकिस्तान में फेस्टिवल सा समा हो जाता है। एक तो 14 फरवरी के हवाले से बड़ी चहमा गोइयां अभी भी की जा रही हैं, कुछ लोग रेड रोजेस की बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स की बात 15 फरवरी याद है क्योंकि हम कुछ लोग आपको पता है अभी से कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स में 14 फरवरी के हवाले से डिस्काउंट्स दे दिए गए कपल्स के ऊपर। तो भाई ये बड़े मामला सामने आ रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी वो रेड वेलवेट, लेकिन बेचारे सिंगल क्या करें, बेचारे सिंगल क्या करें, उनके पास तो कोई है नहीं ले जाने वाला ना। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। अब ये अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वो जले पे नमक छिड़क, तो ये वाली बात भी होती है। लेकिन ऐसे में भाई जो कपल्स हैं, नए न्यूली मैरिड हैं, या वो लोग जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो भाई एंजॉय करें। दिन है, अगर मंसूब कर दिया गया है, अगर आपका दिल मानता है इस चीज को, तो भाई जाएं, जाके एंजॉय करें। और देखिए वही वाली बात है कि अपने जज्बात, अपने जो मोहब्बत के इजहार हैं, वो कहते हैं मोहब्बत जितनी बार इजहार करते रहे उतना ही कम है। तो और उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई एक दिन मुख्तस कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप साल भर में किसी भी दिन जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, फिर चाहे वो आप गुलाब दे के करें, चाहे वो गिफ्ट दे के करें, चाहे कुछ भी। लेकिन ये कि एक दिन उस मोहब्बत के नाम से मंसूख कर देना, ये मुझे समझ नहीं आती क्या पॉलिसी है। लेकिन चले खैर, अच्छा जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बिल्कुल जी हम बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से वक्त हम हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, जुड़े रहें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। नाजरीन, और अभी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए थे, जब खास करके ब्रेक पे थे, तो हम यही कह रहे थे कि जी मैंने तो ये देखें कि जी मर्द हजरात या पहले तो खवातीन के हवाले से होता था कि जी हुस्न कारकर्दगी या हुस्न का जो है वो एक इम्तिहान होता था, या हम देखते थे कि जी एक कंपटीशन होता था, फिर मर्द हजरात भी कूद पड़े। ऐसा ही है, मर्द कुछ और भी लोग हैं जो कूद पड़े, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी मुझे जो स्टोरी पता चली ना, जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं। आपको पता है जैसे अरब ममालिक में मुख्तलिफ जानवरों की नुमाइश की जाती है, और स्पेशली खूबसूरती के हवाले से जो है ना उनको दिखाया जाता है। लेकिन आज हम जिस एनिमल की बात कर रहे हैं वो है ऊँट।
बिल्कुल ऐसा ऊँट ही की है। खूबसूरती के हवाले से बात की कुछ जा लोगों रही है। को जो है वो गाय बकरी बैल वो आने वाले वक्तों में आपको पता है 2 महीने बाद ये बिल्कुल। फीवर शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को घोड़े पालने का शौक होता हाँ, है, ऐसा ही स्तबल है। पूरा अपना बनाते हैं हाँ, रखते हैं। लेकिन हमने देखा कि जी जितने भी ऊँटों के भी अरबी बहुत हैं, शौकीन हमने देखे। ओमानी अरबी हैं, उनको ऊँट पालने का बड़ा बहुत शौक पसंद होता है। है। और ऊँट के हवाले से अगर हम बताएं तो 10 फरवरी के हवाले से बताया जा रहा है कि जहां खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ऊँट भी सर्जरियां करवाते ऐसा हैं। ही है। अच्छा लेकिन ऐसा क्या है कि वो सर्जरी तो खैर ऊँटों ने करवा ली, लेकिन उसके बाद वो मुकाबला हुस्न से बाहर हो गए। हाँ। तो ये अब उसमें इन जानवरों का तो कसूर है ही नहीं, ये तो इनके सारे जो मालकान हैं ये उनकी वजह से ऐसा हुआ। पहले हुस्न हसीन नजर आना सिर्फ खवातीन का इम्तियाज ही समझा जाता था, मगर बदलते वक्त के साथ साथ अब खवातीन के साथ मर्द भी खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के लिए बोटॉक्स और दीगर खूबसूरती बढ़ाने वाली सर्जरीज और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हैं। ताहम अब खूबसूरती के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल करना सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि जानवरों में भी खूबसूरत नजर आने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। लेकिन ये हरकत जो है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनके मालकान करते हैं। ऐसा ही है। खत्ता अरब और खलीजी ममालिक में ऊँट को शान और शौकत का निशान समझा जाता है और वहाँ बाकायदा ऊँटों के मुकाबला हुस्न भी मुनक्किद होते हैं। गुज़िश्ता दिनों बताया जा रहा है कि ओमान में होने वाले ऊँटों के मुकाबला हुस्न में शरीक दर्जनों ऊँटों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुकाबले में हिस्सा लेने से रोक दिया गया कि उनके मालिकान ने ऊँटों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन्हें बोटॉक्स इंजेक्शन लगवा रखे थे, जिसकी वजह से वो थोड़े से सेहतमंद नजर आ रहे थे। किसी का फेस जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया था। अरब मीडिया के मुताबिक ऊँटों के सालाना मुकाबला हुस्न में बोटॉक्स और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मसनूई प्रोसीजर कराने वाले 20 ऊँटों को मुकाबले में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जी ये जो हसीन नजर आना या हुस्न का जो मुकाबला ये वो है जो कुदरती तौर पे हुस्न पाया जाए, ये वो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंसानों में हुस्न के मुकाबले होते हैं उसमें लोग सबसे ज्यादा सर्जरीज करवाते हैं। आपने देखा होगा हिस्ट्री में चले जाए हम, पाकिस्तानी इंडस्ट्री हो या हम बॉलीवुड इंडस्ट्री देखें या हम हॉलीवुड इंडस्ट्री देखें, जब हुस्न कारकर्दगी या हुस्न की बात आती है और हुस्न के जब मुकाबले होते हैं तो वहां पे हम देखते हैं हसीन लगने के लिए लोग तरह तरह की सर्जरीज करवा लेते हैं अपने फेसेस के साथ। सिर्फ फेस नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी का भी लाइपो जो है ना वो करवा देते हैं ताकि वो दुबले पतले नजर आए। तो ये तमाम चीजें तो हम देख रहे हैं कि नजर आती हैं। लेकिन ऐसे में जब ऊँटों के हवाले से कहा गया कि जी बोटॉक्स करवा ले गए ऊँटों के, किसी के होंठ जो है वो बोटॉक्स करवा ले गए, किसी के जो फेस के साइड जॉज होते हैं वहां पे किसी की आंखों के पास भी बोटॉक्स करवाया गया। तो ये वो हैरान कुन हम देख रहे हैं कि जिस सूरत हाल है, जबकि जानवर तो वैसे ही कुदरती तौर पे इतने खूबसूरत होते हैं, इतनी मासूमियत उनके चेहरों पर होती है माशाल्लाह। लेकिन पता नहीं ये क्या उन्होंने नए तरीके निकाले हैं। और उसका भी आप देखें ना कि नतीजा क्या निकला है कि वो मुकाबले से ही बाहर हो गए। 20 ऊँट थे और 20 के 20 ऊँट उनको जो ने कहा कि जी भाई आप इतने खूबसूरत नहीं है, आप भाई बाहर चल जाएं और उनको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अब देखें ना प्रोसीजर में जो इतना पैसा खर्च हुआ होगा, और बात वही है कि जी कुदरती तौर पे जो हसीन लोग होते हैं भाई उनका मुकाबला था, आप क्यों मसनूई तौर पे खूबसूरत बनाने पे तुले रहे। अच्छा जी नेक्स्ट स्टोरी है वो भी बड़ी जबरदस्त है और सब जो है वो बड़े मशहूर एक सिंगर हैं और हम देखते हैं कि जी रैप बड़ा अच्छा गा रहे होते हैं। मशहूर आपको तो नहीं पसंद? आपको पसंद? मुझे रैप इतने पसंद नहीं है, मुझे थोड़े से स्लो मोड गाने अच्छे लगते हैं। लेकिन रैप के गाने जिन लोगों को पसंद है उनके लिए बड़ी मकबूल शख्सियत है। ये जो सिंगर है ना, ये हमारी जो खास तौर पे जो हमारे जेनजीज है ना उनमें बहुत ज्यादा मकबूल हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा जिनकी सिंगिंग वो इसलिए पसंद की जाती है कि बहुत बोल्ड और बहुत बेबाक अंदाज में ये सिंगिंग करते हैं और कुछ उनके जो लिरिक्स होते हैं ना वो थोड़े से बोल्ड किस्म के होते हैं, इसीलिए नौजवानों को पसंद है। अब वो कौन है? वो ये है कि पाकिस्तान के नौजवान गुलकार तलहा अंजुम ने इन्फ्लुएंसर जोया करीम से मंगनी कर ली है। तलहा अंजुम मारूफ म्यूजिक बैंड स्टेनर्स के अहम रुकन है। वो अपने गानों के अंदाज की वजह से नौजवान नस्ल में काफ़ी मकबूल हैं और इन्फ्लुएंसर जोया करीम यानी कि के गुलकार मेडिकल स्टेशन से कराची में मंगनी की है। गुलकारा ने अपनी मंगनी के मौके पर काले और सुरमई रंग के सूट का इंतखाब किया, जबकि दुल्हन ने लेवेंडर यानी हल्की जामनी रंग की साड़ी पहनी। क्या बात है। और हम ये देख रहे हैं कि जो स्टेशंस भी हैं वो, और हम ये देख रहे हैं कि जी वैसे भी बड़ी खूबसूरत सी हैं और तलहा भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सा हमें लगता है। और इसके साथ वो बता रहे हैं कि जी मंगनी के ड्रेसेस जो बता रहे हैं, जिससे ब्लैक कलर का सूट पहना, पर्पल कलर की उन्होंने सुरमई से कलर की जो है वो साड़ी पहनी। पर्पल सुरमई को ही बोलते हैं, लेवेंडर
और सुरमई थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है। अच्छा, थोड़ा अलग होता है, ठीक है जी। बताया जा रहा है जो जोया हैं उनके हवाले से कि उनकी जानिब से अपनी मंगनी की जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर और उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर शेयर की गई, जिस पर गुलकार के मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जा रहा है। जबकि तलहा अंजुम के मशहूर गानों में कराची चल, कौन तलहा, फिर मिलेंगे जैसे गाने शामिल हैं। अच्छा, जो इनकी मंगेतर है ना वो कंटेंट क्रिएटर है, जैसे एस्थेटिक जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैंने कुछ उनका मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी मतलब प्यारी हैं बहुत माशाल्लाह से। और उनका कंटेंट भी मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना इंस्टा पे, तो ये भी उसी तरह की हैं दोनों। ये मखसूस तरीके से जो एस्थेटिक जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये उसी तरह की। आपको पता है आजकल हमारे यहाँ इंस्टाग्राम अगर आप खोल कर देखें तो आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे, तो ये भी उन्हीं में से एक हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि तलहा अंजुम को क्या पता ये अपने कंटेंट के थ्रू मिली हो, इंस्टा पे कहीं उन्होंने देखा और उनको ये तो तलहा से हमें पूछना पड़ेगा, पे बुलाना पड़ेगा और हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई कि हम क्या मुलाकात जो है कैसे मुलाकात हुई आप दोनों। लेकिन मुझे लगता है सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा एक दूसरों को करीब लाने का जरिया बन गया, हो सकता है वहीं कहीं ना कहीं कोई बात हो गई या शायद वो उनकी डॉक्टर बन गई हो और फिर उनकी से कोई प्रोसीजर उन्होंने किया हो, उसके बाद वो उनको पसंद आ गई हो। खैर ये हम अपने पास से कह नहीं, लेकिन हो सकता है कि जी वो कुछ भी हो सकता है, जो है वो मामला हो सकते हैं। हमने देखा लेकिन ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स रहे जिनकी सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात हुई और वो बात आगे बढ़ी और फिर वो बात शादी तक पहुंचे। जैसे शाबिर जाफरी को भी हम जानते हैं, उनकी अहलिया से भी उनकी मुलाकात एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू ही हुई थी, फिर वो आज वो अज़दवाजी कुछ लोगों को तुमने देखा कि जो ड्रामे में एक्टिंग करते करते रियल लाइफ में भी वो पार्टनर बन जाते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। और इसके साथ साथ तलहा अंजुम का जो गाना है चल कराची चल, तो ये जो है ना अब हमें दोबारा से सुनना पड़ेगा और कराची के जो हालात है ना अब हमें लगता है सुधरने वाले काफी हद तक सुधर भी गए हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जन्नत मिर्जा के हवाले से, जिन्हें कौन नहीं जानता। बिल्कुल, अभी हमने देखा था कि रिसेंटली एक फैशन जो रैंप होती है उसमें भी वो नजर आई थी। अब उनकी जो बहन है, हमने देखा था इससे पहले भी उनकी मंगनी और कुछ तस्वीर वायरल हो रही थी। अब उन्होंने बड़ा जबरदस्त सा एक फैसला किया है और वही कहती हैं, अलिशबा अंजुम उनका नाम है। और अब एक जानिब हम देखते हैं कि जी जन्नत मिर्जा, अलिशबा अंजुम, नामों में बड़ा फर्क है दोनों में। लेकिन हमने देखा कि जी वो कहती हैं मैं बड़ी सादगी से शादी करूंगी, लेकिन हम अगर उनका इंस्टाग्राम खोलें आपको वहाँ सादगी नजर नहीं आएगी। रेगुलर बेसिस पे उनकी स्टोरीज अगर आप देखें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो वेल ग्रूम्ड हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा और बहुत महंगा वेयर करती हैं। वो कॉस्मेटिक अगर कोई इस्तेमाल करती है वो भी बड़ी महंगी जो है ना, वो महंगे ट्रिप्स उनके हो रहे होते हैं। हमने अक्सर औकात उनकी स्टोरीज में देखा है। हमारे से कह रही है कि जी बड़ा वो कह रही सादगी से करेंगे, तो ये इजहार राय जो उन्होंने किया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या जो इस तरह के इनका कोई मुकाबला चल रहा होता है आपस में एक दूसरे के साथ, शादियों में या बर्थडे की अगर आप पार्टीज की बात करें इस तरह, तो एक दूसरे से एड़ी छोटी का जोर लगा के ना मुकाबले चल रहे होते हैं। अगर उसने 20 लाख का जोड़ा पहना तो मैं 50 लाख का पहनूंगी। तो ये मुझे समझ नहीं आती। लेकिन आपने पता लाइबा ने लास्ट टाइम जो लाइबा की हमें स्टोरी सुना रहे थे, लाइबा ने कहा कि जी सोना खरीद लें लेकिन कपड़े जो है ना वो किसी आप रेंट आउट कर लें, एक दिन तो आपने पहनना है, लेकिन अच्छा सा कोई भारी जोड़ा ले लें। मिसाल के तौर पे 10 लाख का अगर आप ड्रेस बना रहे हैं, 5-8 लाख तो मतलब आपको पता है नॉर्मली अब कपड़े बनते हैं। अगर 5 लाख का ड्रेस है और वो आप एक दिन के लिए बना रहे हैं तो उससे बेहतर है भाई आप जो है 50,000 रुपए देके एक दिन के लिए अपना जो है दिल खुश कर लें। उन पैसों से आप गोल्ड खरीद लें, गोल्ड खरीद लें तो जो बाद में भी आपको काम आएगा। ये मेरे ख्याल से अकलमंदाना सोच है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन मतलब लोग नहीं मानते, हमारे रिचुअल्स और कुछ वैल्यूज बड़ी मुख्तलिफ है। फिर वो कहते हैं जी दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो भाई सबकी अपनी अपनी एक डिमांड्स है, अब वो पूरी करनी चाहिए। अच्छा जी, अलिशबा अंजुम का कहना है कि वो महदूद अखराजात के साथ सिर्फ निकाह और वलीमे पर मुश्तमिल तकरीब मुनक्किद करेंगे और गैर जरूरी दिखावे से गुरेज करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो जल्दी शादी करने वाली है, ऐसे ही कुछ मामला हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इशारा तो मुझे शादी की तरफ ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। हालिया गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि शादी के मंसूबों पर बात की है। अलिशबा अंजुम ने बताया कि वो तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए के बजट में शादी करने का इरादा रखती है। मतलब सादगी से भी शादी होगी तो 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे। आप देखें कितनी सादगी वाली बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है
कि जो 20-30 लाख रुपए का जिक्र किया और सादगी की बात की, शायद ये ट्रोल तो नहीं है, सोशल ट्रोल हो भी सकता है। वो खबरों की जीनत बन जाएं। 20-30 लाख रुपए में वो शादी की बात करें, हमारे यहाँ तो 20-30 लाख रुपए के अंदर एक मुतवसत तबके में शादी हो जाती है, बिल्कुल एक ऐसा हो जाता है। 30 लाख में तो आप किसी अच्छे मतलब पूरा एक क्या कहते हैं सारे खानदान को बुला के आप अच्छे से जो है ना 2-3 इवेंट अच्छे कर सकते हैं। वो कहती है इस मौके पर अलिशबा अंजुम ने अपने बलबुसात की कीमतों की तफसील भी शेयर की है और उनके मुताबिक उनकी जहेज जापान से खरीदी गई है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है, जबकि शर्ट 10,000 रुपए में खरीदी गई और जूतों की कीमत तकरीबन 25,000 रुपए बताई जा रही है। ऐसा ही है। और वो कह रही है कि जी वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आते ही तेजी से वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन की जानिब से मिला जुला रुझान भी देखने में आ रहा है। सार्फिन ने उनकी सादगी के फैसले को सराहा है, जबकि बड़ी तादाद में सवाल उठाया गया कि 20 से 30 लाख रुपए के बजट को वाकई सादा शादी कहा जाता है या ये शादी जो सादा कह रही है शादी सादा है या नहीं है। अलिशबा अंजुम सोशल मीडिया पर गैर मामूली मकबूलियत भी रखती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 30 लाख से जायद, जबकि टिकटॉक पर 1,90,00,000 से जायद फॉलोवर्स भी मौजूद है। और उसके बाद उनकी जब ये बात उन्होंने की है तो इस पर हम भी थोड़े से हैरान और थोड़े से परेशान, थोड़े से फिक्रमंद भी हैं कि अब वाकई 20 से 30 लाख रुपए एक सादा शादी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो भाई ये सवाल है आपसे भी अलिशबा, हाँ इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि भाई 20 से 30 लाख रुपए खर्च करके क्या वाकई सादा शादी होती है? ऐसा ही ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ खास तौर पे जिस तरह से महंगाई है और जिस तरह से जो नॉर्मल एक तबका है उसी की अगर हम उसकी बात करें तो जो लोग हैं जिनका क्या कहते हैं इनकम ही बहुत कम होती है, उनके लिए तो 20-30 लाख बहुत बड़ी रकम है कि वो अपनी एक बेटी की या पूरा क्या कहते हैं 2-3 इवेंट्स का इनकाद करके अच्छी सी एक शादी कर सकते हैं। बिल्कुल चलिए जी, लेकिन वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा है और यकीनी तौर पे आप लोगों को आज का हमारा जो प्रोग्राम है और खास करके आज की स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही और अब इजाजत, बिल्कुल हमें इजाजत दें, कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।